नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर है मालूम, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस से तो कांग्रेस बीजेपी से हिसाब किताब मांग रहे हैं। आखिर कहां तक पहुंची है ये हिसाब किताब की सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। 22,000 घोषणाएं इन्होंने 18 साल में करी हैं। इस 22,000 घोषणाओं का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे। बार बार ये अपने भाषण में कहते हैं बेहतर हो ये 22,000 घोषणाओं की सूची लें, कौन सी पूरी नहीं हुई बता दें। ये तो झूठे आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हिसाब किताब की चर्चा जोरों पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी में हर रोज पौधा लगाने जाते हैं और उस समय कमलनाथ से 18 महीनों की सरकार के हिसाब को लेकर हर रोज एक सवाल करते हैं और वो सवाल के जरिए 18 महीनों में चली कांग्रेस की सरकार का हिसाब पूछते हैं। तो वहीं आज कमलनाथ ने पीसीसी कार्यालय पर एक सभा में शिवराज सरकार से भी 18 सालों का हिसाब मांगा। कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने आप को बचाना है, बीजेपी का हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार 18 साल से प्रदेश में राज्य कर रही है और इस दौरान शिवराज सरकार ने 22,000 घोषणाएं की, मगर उन घोषणाओं का क्या हुआ? क्या वो जमीनी स्तर पर उतरी या नहीं? शिवराज सरकार उन 22,000 घोषणाओं का जवाब दे। चुनाव आ रहा है तो रोज घोषणाएं, 22,000 घोषणाएं इन्होंने 18 साल में करी हैं। इस 22,000 घोषणाओं का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे और विकास यात्रा ये निकालते हैं। 160 विधानसभा क्षेत्रों में तो इनकी विकास यात्रा का विरोध हुआ। ये हुआ, शिवराज सिंह जी होश में आइए, 5 महीने बचे हैं, पूरा प्रदेश आपको विदा करेगा, बड़े प्यार से विदा करेगा। कमलनाथ के इन आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बीजेपी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं वो धरातल पर उतरी हैं और अगर कोई घोषणा रह गई होगी तो वो टेक्निकल फॉल्ट के कारण जमीन पर नहीं उतर पाई, उसे भी देखा जाएगा। मगर यहाँ दोनों पार्टियां अपना दम भर रही हैं। कोई पार्टी कह रही है कि महज 5 महीने बाद ही हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे, तो वहीं बीजेपी इस बार 200 के पार का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी का कहना है कि हमें अपना हुनर मालूम है कि सरकार में कैसे आना है। बार बार ये अपने भाषण में कहते हैं बेहतर हो ये 22,000 घोषणाओं की सूची लें, कौन सी पूरी नहीं हुई बता दें। ये तो झूठे आंकड़े हैं। बार बार कहते हैं कि 160 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्रा का विरोध हुआ। अरे सूची ले आए, प्रमाण ले आए। ये तो झूठ है। यदि कुछ 2-4 घोषणाएं यदि कोई अधूरी होगी, उसमें कोई टेक्निकल चीज होगी या किसी कारणवश वो अभी पेंडिंग होगी, तो उसको लेके 22,000 का आंकड़ा ले आए। यदि उनके पास कोई प्रमाण हो तो उनको सामने लाना चाहिए। बहरहाल प्रदेश में हिसाब किताब की ये सियासत काफी दूर तलक जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन असल हिसाब किताब तो प्रदेश की जनता चुनाव के दौरान करेगी। उस समय देखना होगा कि कौन सी पार्टी जनता के बही खाते में खरी उतरती है। जीएस गोविंद, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। तो हिसाब तो देना होगा। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से हिसाब किताब मांग रही हैं और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। ब्रिजेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट में। रोहित मुकेश नायक, कांग्रेस से प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, जिस तरह से कमलनाथ सरकार का कार्यकाल बहुत ही कम रहा मध्य प्रदेश में, लेकिन इसके इतर यदि हम देखें तो बीजेपी का कार्यकाल काफी अरसे से है, दशकों से है। ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ सरकार के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ ने भी ऐलान कर दिया है कि जो घोषणाएं की हैं बीजेपी ने, उन्हें तो पहले पूरा किया जाए। किस तरह से इस हिसाब किताब की सियासत को आप देखते हैं? मैं ये मानता हूं कि हम कोई भी बात कहें जी लेकिन वैचारिक रूप से जो भी सारी चीज स्थापित में है, जी जो भी स्थापित हुई है, उसको अगर आप देखें तो आप ये बताइए कि अपन तो 15 महीने और 18 साल के बारे में हिसाब किताब कर रहे हैं। बिल्कुल अपन ब्रजेश पांडे जी की बात करें या बीजेपी की बात करें, जी। तो आप क्या ये नहीं समझते कि किस तरीके से वो चौपाइयां बोलते हैं। देखिए, हम किसी भी बात को अगर कहीं से भी कहीं तक रखने की कोशिश करें जी तो इस बात को हमको समझना होगा कि उस बात का सार क्या है। हम कहीं से कोई भी बात जोड़ सकते हैं जी लेकिन अंतोगत्वा उसका कोई
कोई रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना। बिल्कुल। भाजपा जो भी बात बोलती आई है उसका आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इतने सालों से वो कुछ भी जो भी घोषणाएं करते आए हैं, जो भी उनने बताया है कि हमने योजनाएं बनाई हैं, उसका कोई आज तक कोई क्रियान्वयन हो पाया है? कोई बात कहते हैं, होता कुछ और है और उसका निष्कर्ष कुछ और निकलता है। इस बात को हमको समझना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से क्या घटनाक्रम घटता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं नरेंद्र सरगुजा जी। आप बताइए, नरेंद्र सरगुजा जी आज कमलनाथ जी के बयान पे कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी आप ही की पार्टी का हिस्सा थे। जी जी है ना? तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि ये बात आज ये क्यों कर रहे हैं। जी मैं पूरा सम्मान करता हूं ब्रजेश पांडे जी का। जी मेरे बड़े भाई हैं, उनने अपना एक संघर्ष देखा है, राजनीतिक रूप से वो अपना एक पूरा कार्यकाल जीते आए हैं और आज वो जिस कारण से वहां पर है उनकी लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूं कि कोई भी किसी भी महत्वाकांक्षा से कैसे पार्टी बदल सकता है। जी तो जो भी ये घटनाक्रम घटता है या कोई बात करता है कि भाई हम तो ऐसा कर लेंगे, आज बताइए, आप बताइए ना कि जो भी बजट की बात हो या ये 5 महीने पहले जो भी ये राजनीतिक, क्या 5 महीने पहले, ये 18 साल पुरानी बात है जो ये घोषणाएं कर रहे हैं जी। इनको ये 18 साल पहले घोषणाएं करनी थी जी। 5 महीने बचे हैं, अब नहीं करनी थी। ये राजनीतिक घोषणाएं हैं, इनका क्रियान्वयन कभी हो ही नहीं सकता है। जी ब्रजेश जी, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात को समझा जाए कि बोलने की बात कौन सी है और करने की बात कौन सी। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बोलने और करने में दोनों में अंतर है कार्यशैली में बीजेपी की, साथ ही एक बड़ी बात रोहित जी ने यह भी कही कि घोषणाएं तो आपने तमाम कर दी, लेकिन धरातल पर कितनी लागू हो पाई यह अपने आप में संशय है। देखिए अमित जी, बहुत स्पष्ट बात जी। भारत के संविधान इस चीज की अनुमति देता है, जब तक किसी भी स्टेट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता है तब तक उसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर घोषणाएं कर सकते हैं, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। दूसरी बात है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कहा इस बात को, ये मुख्यमंत्री का जो है पावर राइट्स है, मुख्यमंत्री के वीटो पावर घोषणा करता है, मुख्यमंत्री उस घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन। और लगातार हमने जितनी भी घोषणाएं किया हो, हम नहीं समझते हैं कि वो धरातल पे नहीं उतरी, चाहे वो लाली लक्ष्मी योजना की बात हो, चाहे लाडली बहना की बात, चाहे गरीबों के लिए की बात हो, चाहे अन्न देने की बात हो, सारी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की आज जमीनी स्तर पर लोगों को दिख रही। लेकिन 18 महीने के कार्यकाल में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जो हुआ करते थे उनको जलील करके ऐसे लोगों को जो नरेंद्र मोदी जी को जो है उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, नमो कभी सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, उनको बड़े पदों में नवाजा गया, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये वो लोग थे जो बाद में पर्दाफाश हुए जनता से। हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में जो लोग शिष्टता की राजनीति करते थे, जो लोग सिद्धांतों की राजनीति करते थे, जो लोग मूल्यों की राजनीति करते थे, वो लोग हंसे में डाल दिए। दलाल टाइप के लोग, चापलूस टाइप के लोग, चमचे टाइप के लोग मध्य प्रदेश में राजनीति में 18 महीने में दिख रहे, मैनेजमेंट कर रहे थे। सत्ता के 2 केंद्र हो चुके थे, एक राजनीति का केंद्र दिग्विजय सिंह जी के यहाँ से होता था और एक कमलनाथ जी के यहाँ से होता था। कमलनाथ जी के यहाँ, दिग्विजय सिंह के यहाँ से तो नोटशीट जाया करती थी, उनके बेटे जयवर्धन सिंह जी की उस नोटशीट के सारे आदेश हुआ करते। मैं नहीं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश ने 18 महीने में ऐसे कोई उपलब्धियां बता पाए कांग्रेस जो जनता के लिए जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो पाए और कह सके कि हाँ हमने 18, अच्छा अगर बीजेपी ने कुछ गलत किया था 18 में, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी शासन के खिलाफ एक स्वेच्छा पा सकती, ये भी मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार में आता है। कांग्रेस ने वो भी नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को पता था कि हम कुछ भी कहेंगे तो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि किसी आदमी दिल्ली खंभा, जहां भी एथिक्स की बात होगी, जहां की मॉरलिटी की बात होगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाती है। मैनेजमेंट में झूठ बोलने में इनके नेताओं का कोई मुकाबला नहीं। यद्यपि मैं अपने छोटे भाई रोहित नायक जी को नहीं बोलूंगा, वो बड़े साफ और ईमानदार छवि के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूँ। लेकिन मैं जिनके बारे में चर्चा करता हूँ वो समझ रहे हैं मेरे आशय। तो मेरा कहना यह है कि शुचिता की बात
करना कमलनाथ जी के मुंह से इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि कमलनाथ जी ने 18 महीने में अगर मध्य प्रदेश सूचना की राजनीति किया होता और मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन जैसे सरकारी संस्थानों को इन चीजों से मुक्त करा के रखा होता, तबादला प्रमोशन की राजनीति न किया होता, कुछ ऐसे काम किए होते जो यथार्थ के धरातल में खरे उतरते, तो लोगों की बात गले उतरती। लेकिन अब कमलनाथ जी कोई बात करेंगे जब चुनाव को 5-6 महीने बाद बचा है मात्र, तो ये बात लोगों को गले नहीं उतरती और लोग समझ रहे हैं सत्ता पाने के लिए कमलनाथ जी इस तरह की अनावश्यक प्रलाप कर, तो भेदभाव प्रलाप की श्रेणी में गिना जाता है राजनीति में। इससे बचना चाहिए इतने बड़े राजनीति। जी जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, जिस तरह से अब हिसाब किताब की सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक पार्टी जिसे 18 साल तक प्रदेश में राज्य करने का मौका मिला है, अब भी सत्ता में है, वहीं दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है केवल 15 महीने का कार्यकाल उसका रहा है। ऐसे में क्या इन दोनों की राजनीतिक उपलब्धियों की तुलना की जा सकती है? हिसाब किताब की बात करना कितना सही इसे आप मानते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शिवराज जी लंबे समय 18 साल से मुख्यमंत्री हैं जी, तो उनके द्वारा की जाने वाली घोषणाएं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची भी बड़ी होगी जी। और चूंकि कांग्रेस मात्र 15 महीने सत्ता में रही है, तो इससे तुलना करना तो कहीं तक उचित नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन चुनावी सालों में हमेशा घोषणाएं राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती रही है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो जी। और इन घोषणाओं को सत्ता में आने के बाद में कितना अमल किया जाता है, ये आप और हम सब देखते रहे। बिल्कुल। यहाँ तक कि कई समय काल और परिस्थिति के अनुसार जो सत्ता में रहता है वो राजनीतिक दल को या मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, उनको उन परिस्थितियों को देखते हुए कई बार घोषणाएं करना पड़ती है, की जाती है। लेकिन वो सारी घोषणाएं अमल हो पाती है ये भी संभव नहीं है और ना हो पाई है। लेकिन जहां तक शिवराज सरकार के कार्यकाल को देखें हम पिछले 18 वर्षों में, तो उनकी बहुत सी घोषणाएं अमल में भी आई है और जिन घोषणाओं को उन्होंने किया है उसके बाद पब्लिक के अंदर उसको सराहा भी गया है, यहाँ तक कि देश राष्ट्रीय स्तर पे सराहा गया है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन हो या किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं हैं जिनको धरातल पे लाया गया है और उसको सराहना राष्ट्रीय स्तर पे मिली है। जहां तक कमलनाथ जी के द्वारा उनसे हिसाब मांगा जाना ये लाजमी है, क्योंकि वो विपक्ष के मुख्य कर्ता धर्ता है और विपक्ष को सख्त होना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्तर पे सख्त विपक्ष की कमी हमेशा महसूस की जाती रही है। ये सत्ताधारी दल के ऊपर अंकुश लगाने के लिए या उन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए अथवा जनता के हित में उन घोषणाओं का क्रियान्वयन करवाने के लिए विपक्ष को हमेशा इस टाइप के सवाल उठाते रहना चाहिए, सख्त होना भी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं पे सभी घोषणाएं अमल में नहीं आई हो। आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा कि कितनी घोषणाएं की गई हो, यूं लंबा कार्यकाल 18 साल का कम नहीं होता है और 3 बार उनको शिवराज जी को सीधे सीधे जनता के बीच चुनाव को फेस करने के लिए जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में घोषणाएं की जाती है और हर राजनीतिक दल करता है। अगर कांग्रेस की देखे जाए तो कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में जो घोषणाएं की थी, बेरोजगारी भत्ता देंगे या आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियमित कर देंगे, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित कर देंगे, ऐसे जो है अनाज उत्पादन पे बोनस देंगे, ऐसी कई घोषणाएं रही है जो कि नहीं अमल में आ पाई या समय नहीं रह पाया उनके पास। तो ये सारी चीजों पे ये तो खैर विपक्ष का दायित्व है कि वो इस टाइप के आरोप सवाल उठाए, क्योंकि शिवराज जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं तो कमलनाथ जी को भी सवाल पूछना लाजमी है कि भाई जब 15 महीने के कार्यकाल के लिए अगर आप हमारे से सवाल पूछे, प्रतिदिन सवाल पूछ रहे हो, तो हम भी 18 साल के लिए आपसे जवाब मांगेंगे और उनका जो सवाल करना लाजमी है और इस पर जवाब देना चाहिए सत्ताधारी दल को। बिल्कुल रोहित जी, ये तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन एक नया सवाल पीसीसी चीफ से पूछ देते हैं और उसके बदले में कमलनाथ की ओर से भी एक सवाल आ जाता है। लेकिन यदि हम तथ्यात्मक तौर पर देखें तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आपकी पार्टी को बेहद कम समय मिला था बतौर सरकार प्रदेश में शासन करने के लिए। अब 15 महीने की तुलना 18 साल से तो वैचारिक तौर पर किया जाना उतना उचित नहीं है, ऐसा वरिष्ठ भी मानते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो बतौर विपक्ष अपनी सरकार की किन उपलब्धियों को आप मानते हैं जिसे लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? हम तो अपनी उपलब्धि ये मानते हैं कि हमें जनता ने सिरोधार्य करके कहीं बैठाला। अब आज की तारीख में आप देख लीजिए, अगर मैं बात करूं कि हमको अगर पिछली बार चुनाव में सत्ता मिली थी तो जनता ने दी थी,
किसी पार्टी ने तो नहीं दी थी, लेकिन अगर किसी पार्टी ने वो छीन ली तो वो तो भाजपा थी ना जी। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैंडेट किसको मिला था पिछली बार मैंडेट भले 1 सीट से मिले, 2 सीट से मिले, 3 सीट से मिले, वो मिला कांग्रेस को था। वो गया कैसे कांग्रेस के पास से? इस बात को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सत्ता आती जाती है। 70 वर्ष की ये बात करते हैं, लेकिन 70 वर्ष में क्या इतनी हॉर्स ट्रेडिंग कभी हुई थी जितनी इतने 14-15 साल में हो गई? जब से भाजपा केंद्र में आई, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो हॉर्स ट्रेडिंग कभी हुई नहीं है। और ये 9 साल 10 साल से काबिज है ऑलमोस्ट। तो फिर आप ये बताइए कि कैसे ये सरकार बदल रहे हैं। 2 सीट है मेघालय में इनकी और इनने सरकार बना ली। तो ये कुछ समझ में आता है आपको? मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक गणित बैठता है। ये बात भी तो समझना बहुत आवश्यक है ना कि राजनीतिक रूप से जनता क्या चाहती है और टूट कहां पे हो रही है, कहां पर विधायकों को तोड़ा जा रहा है, किस आधार पे तोड़ा जा रहा है, कैसे सत्ता हथियाई जा रही है। आप कितनी कुर्सी और राजनीति इस आधार पे जिएंगे कि आपके पास राजकाज रहे? ये बात नहीं समझ में आती है। जी, जवाब दें ब्रजेश जी। जनता ने मौका दिया था लेकिन बीजेपी ने सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया, ये कहना है कांग्रेस का। देखिए, मैं तो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों को कहना चाहूंगा, जिनका के स्पंद के साथ समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, चित्रों को डूबने और मुक्तों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हर्ष की बात कांग्रेस पूछती है, मुझको एक बात बताइए, कांग्रेस ने अपना चेहरा मध्य प्रदेश में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिखाया। इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन हुआ करता है कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण पद लेते सिंधिया जी। आपने बताया कि जब मुख्यमंत्री बनेगा उस समय के मध्य प्रदेश के जो इंचार्ज थे दीपक बावरिया जी, उन्होंने कहा जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की बात आएगी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाईकमान के हिसाब से सिंधिया जी बने। कमलनाथ जी ने भी कई जगह कहा कि सिंधिया जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपने चेहरा दिखाया सिंधिया जी का। सिंधिया जी ने पूरी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सघन दौरा किया, कॉन्फ्रेंस कमेटी की बैठक किया, जगह जगह। जब मुख्यमंत्री पद बनने की बात आई तो सोनिया जी ने जो है, क्योंकि वहां पे राहुल जी हट चुके थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी अध्यक्ष बन चुकी, तो उन्होंने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, उसके बाद सिंधिया जी से लेके वरिष्ठ नेता को जो आदमी केंद्र में मंत्री रह चुका हो, आपकी तरह ही 3 बार 4 बार महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रह चुका हो, क्या उसको आप एक राज्यसभा की सीट नहीं दे सकते थे? छोड़ दीजिए, आप उनको देश का अध्यक्ष नहीं बना सकते थे? हर पद कमलनाथ जी को चाहिए, हर चीज कमलनाथ जी को चाहिए था। और फिर जब सिंधिया जी छोड़े तो उनके साथ उनके बाहिर समर्थक गए। इसमें हार्स रीडिंग की बात नहीं होती है। अगर हमारे प्रदेश का नेता जैसे मुकेश नायक जी, अगर वो कांग्रेस छोड़ते थे, जब उनके छोड़े आए भारत पार्टी बनाए तो उनके साथ उनके समर्थक गए। इसमें उनके समर्थक जाते हैं नेता के साथ, क्योंकि कांग्रेस के साथ लीडरशिप जो होती है वो कैडर बेस्ड नहीं होती है, व्यक्तिवादी राजनीति, लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। वहां पर लीडर के साथ उसके लोग जाते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर समन्वय बना के न चलते होते तो आप बताइए, गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री, वो इंस्पेक्शन पे जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके खिलाफ एक तहसीलदार मुकदमा कायम करा देता है, FIR। इस तरह से नरेंद्र सिंह अपने प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के खिलाफ मुकदमा कायम। रोहित जी आपकी बात पूरी करें। तो आपने जो कोर्ट के 4-5 मंत्री, बात पूरी कर लो, उनके 4-5 मंत्री थे, उनको आपने मंत्री नहीं बनाया था, उनको आप टॉर्चर कर। ऐसे नहीं चलता राज का। राजनीति ने धन विन धर्मा इन्हें को देखत कर्मा विद्या अभिन विवेक ऊंचाए ये बात तो रावण ने राम को सिखाया। आप राजधर्म का पालन न करोगे, फिर आप आकांक्षा करोगे कि हमारे साथ गलत हो गया। कांग्रेस ने गलत किया सिंधिया जी के साथ, उनके समर्थकों को टार्चर किया, उनको स्थिति मिला दिया। जवाब ले लेते हैं ब्रजेश जी, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस ने राजधर्म का पालन नहीं किया कह रही है बीजेपी। जी रोहित जी। चापलूसों को, चमचों को, दरबारियों को महत्व मिला, लोगों को दिया गया। इसी
कांग्रेस ने अगर कभी किसी बात का पालन नहीं किया हो, कांग्रेस की पूरी ब्रजेश जी बता दें, जी, और ये भोग रही है जी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, रोहित जी, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बताई दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में की आवाज आ रही है, मेरी बात हमने अपना सुना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी। ब्रिजेश जी, रोहित जी की बात भी सुन लेते। रोहित जी आपकी बात पूरी करें जी। ब्रिजेश जी, मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि पूरी राजनीति जिस तरीके से अभी अपना परिदृश्य बदली है, अपन को उसमें मैं चाहता हूं कि आप उसमें ना जाएं। आप इस बात को समझें कि जिस तरीके से राजनीति अगली करवट लेगी जी, अगली करवट राजनीति की सच्चाई पे आश्रित होगी, और जिस तरीके से राजनीति अपना पूरा परिदृश्य बदल रही है, आप कर्नाटक के चुनाव से ये बात समझ जाएंगे कि जिस तरीके से बीजेपी एक्सपोज हो रही है, ये भाव दशा पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी जनता के सामने जी। 20 से 30 सीट आने वाली है कुल मिला के कर्नाटक में, और जैसे ही कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर होगा, ये जो 60 सीटें अभी मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं आरएसएस के सर्वेक्षण में, ये और कम हो जाएंगी जी। हमको जब ब्रजेश जी ये बात बोल रहे हैं कि कोई नेता जी किसी भी परिदृश्य को बदल सकता है, और वहां पर किसका क्या समर्थन है, किसके साथ कौन है, उस पे ये डिपेंड करता है कि कैसे चुनाव होते हैं, कार्यकर्ता कैसे व्यवहार करते हैं। तो फिर ये बात उनको समझ में आना चाहिए कि अभी आज की तारीख में गुजरात रोल मॉडल काम नहीं करेगा। आज की तारीख में आपका रोल मॉडल ही खराब है। आज की तारीख में शिवराज सिंह जी अप्रासंगिक हैं, वो चाहे 1 to 1 बात करें या किसी से भी बात करें, वो घटनाक्रम नहीं घटेगा, क्योंकि उनको ही अप्रासंगिक मान रहा है ना जनता, उनको ही आदमी अप्रासंगिक मान रहा है मध्य प्रदेश का। ठीक जी। प्रहलाद जी, दोनों ही पार्टियों को विस्तार से आपने सुना, लेकिन एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हिसाब किताब कितना दोनों ही दलों के लिए शोभा देता है इस तरह की बातें करना, और जनता जब हिसाब किताब की दहलीज पर आएगी तो कौन से मुद्दे इस बार जो रहेंगे वो मध्य प्रदेश चुनाव में हावी रहेंगे, जिसका ध्यान रखने की दोनों ही पार्टियों को जरूरत होगी? देखिए, जहां तक राजधर्म का सवाल है, तो राजधर्म तो अब किसी भी दलों में बचा नहीं है। वो समय चला गया जब अटल जी राजधर्म की शिक्षा देते थे। राजधर्म का निर्वहन करना तो किसी भी दल की स्थिति में देखने को नहीं मिलता है। जहां तक रहा सवालों मुद्दों का, तो मुद्दों में जो है कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रही है इन घोषणाओं से। उन्होंने भी लाडली बहना की तोड़ फिर लाडली बहना लेकर के आ गई है। इस टाइप की लोक लुभावन योजनाएं तो अब आती रहेंगी और ये घोषणाएं होती रहेंगी। चुनावी साल है, नित्य नए आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन जो जनता के बीच में जिन्होंने कार्य किया है या जनता जिनको स्वीकार कर रही है, उन स्थितियों को देखते हुए जनता इस बात को डिसाइड करेगी कि वो हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में क्या कार्य हुए हैं और किन कार्यों से उनको सीधा सीधा सरोकार हुआ है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे जैसे पैसा एक्ट लेकर के आए थे शिवराज जी, तो पैसा एक्ट कहाँ तक कारगर साबित होगा या इससे दूसरा वर्ग कितना प्रभावित हुआ, इन टाइप के मुद्दे जो हैं ये सीधे प्रभाव डालेंगे जनता के बीच में। अब बस केवल इनकी भाषा शैली कितनी संयमित रहती है, जैसे हमने पिछले चुनाव में देखा था कि पिछले चुनाव में अगर बीजेपी को बड़ा लॉस हुआ था तो शिवराज जी की भाषा शैली को लेकर के हुआ था। वहां पे ये स्थितियां अभी पिछले इन चुनाव में वर्तमान में हम कर्नाटक में देख रहे हैं, तो भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। ये संयमित भाषा शैली के साथ में अपनी बात जितने अच्छे से जिस सलीके के साथ जनता के बीच पहुंचा पाएंगे, जनता को निर्णय करने में भी आसानी होगी और जनता इन्हीं आधारों पर देखते हुए इनकी वास्तविक धरातल की योजनाओं को देखने के बाद अपना विचार मंथन बनाएगी। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि अंतिम जो हिसाब किताब होगा वो दोनों ही राजनीतिक दल नहीं बल्कि जनता ही करेगी मध्य प्रदेश की। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।